अब आप जो रवि चौटाला जी, आपका और चौधरी देवीलाल का एक विशेष नाता इसलिए मानता हूं मैं, क्योंकि किसी भी जो पॉलिटिशियन होता है उसके दो आंख का नाक होते हैं। एक उसका जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी होता है वो, और एक होता है पीएसओ जो होता है। तो आप पहली बार उनके साथ किस तरीके से आपका जुड़ाव राजनीतिक रूप से अपने दादा के साथ हुआ? जब भी चौधरी देवीलाल गांव में आते थे तो सब मैं बचपन की यादें बताता हूँ आपको। मैं उनकी गाड़ी के आगे नारे लगाता था। अच्छा। जो घर में एंट्री करती मैं चौधरी देवीलाल जिंदाबाद। तो मैं उस टाइम से ही मेरा लगाव था एक। और चौधरी देवीलाल ने जब भी पॉलिटिक्स में 82 में मैं थोड़ा समझ हो गई थी मेरे को, 82 की बातें हैं। चौधरी देवीलाल जी से मैंने गाड़ी चलानी सीख ली बहुत छोटी उम्र में। मैं उनकी गाड़ी की ड्राइविंग भी करता था, उनकी बुनियादी भी करता था, उनको कपड़े उनके रखने, जूते जराब पहनाने, साफ करने। तो ये मेरा एक दिनचर्या होगी। फिर वह 87 का न्याय युद्ध, चौधरी साहब का 86 में मैंने कोई मीटिंग, कोई उनका जलसा नहीं छोड़ा। वहाँ मैं पहुँचता था और साथ में मेरे जो मेरी हम उम्र थे उनको ले जाते थे। 10-15 आदमी, 20 आदमी मैं उनकी रैली में लेके जाता था। और फिर वो मैं स्टेज पे जाते ही वो बड़े खुश होते थे और मुझे इसलिए भेजते थे कि तू भीड़ में बढ़ के देख लोग क्या बात करते हैं। अच्छा, ऐसा बोलते थे आप? हाँ, ऐसा बोलते मेरे। हाँ, मेरे को आव भाव जो भी है मैं उनसे सीखा हूँ सारा, चौधरी साहब से। कोई भी रैली जलसा जुलूस हुआ तो मैं स्टेज पे उनके पैरों के हाथ लगा के बताता जी मैं 20 आदमी आए, 20 लड़के हैं स्टूडेंट। अच्छा, बताते थे आप? बताते। फिर अच्छा शाबाशी देते। फिर कहते तू जा भीड़ में पीछे खड़ा हो, वहाँ लोग क्या कहते हैं वो सुन के बताना। मेरे को बड़ी अपने आप में वो एक फील होता था भी तेरी ड्यूटी लगी है। तो मैं भीड़ में भेष बदल के बैठ जाता था। मैं बताता नहीं था किसी को उस परिवार। उस समय आप ज्यादा लोकप्रिय भी नहीं थे। लोग परिवार क्या उस टाइम ये ना टीवी मीडिया इतना होता ही नहीं था। तो फिर मैंने वो समस्त हरियाणा देखा, जींद में हुआ। तो आप सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताते थे या कोई खराब बात? नेगेटिव बात वो भी बता, उनको हकीकत बताता था। अच्छा, सुन भी लेते थे? सुन भी लेते थे मेरे से। जो अच्छी बातें भी सुनते थे, जो बुरी पब्लिक क्या कह रही है वो मैं उनको बता देता था। एक डाकिए का काम था। तो समस्त हरियाणा हुआ, बोले जा नीचे देख क्या लोग। तो मैं लोगों में घूमता रहा तो लोग चौधरी देवीलाल जिंदाबाद के अलावा और किसी का नारा भी नहीं लगा। और लोग चौधरी देवीलाल के भाषण के अलावा किसी का सुनते भी नहीं थे, वोटिंग कर देते थे लोग। तो वहाँ एक ही बात थी कि भी अब की बार इतने वोट डालेंगे चौधरी देवीलाल को ताकि जो 45-46 का आंकड़ा नहीं, इसको ऊपर तक पहुंचा देंगे। इतनी वोट डाल के उनको बहुमत दिया। 82 वाली टीस, 82 वाली टीस 87 में लोगों ने पूरी करी। तो मैंने सारी बात बोली से ये लोग कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि सही कह रहे हैं लोग, अब की बार सरकार बनेगी, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। और जो भजन लाल थे 86 के शुरुआती चीफ मिनिस्टर, जो भजन लाल को सेंटर में इन्वायरमेंट मिनिस्टर बना दिया। जो बंसीलाल जी उनकी 1 साल के लिए बंसीलाल। हाँ, 1 साल के लिए। तो जो बंसीलाल ने भिवानी रैली करी, उसमें थे 15,000 लोग। और वहाँ उन्होंने चौधरी देवीलाल को ललकारा। तो चौधरी देवीलाल ने कहा कि जहाँ बंसीलाल जलसा करेगा उसी जगह मैं करूँगा। तो भिवानी जलसा रख दिया। उस जगह मुझे याद नहीं कौन सी जगह, बड़ी खुली मल पार्क की जगह, जो भी है। तो चौधरी देवीलाल ने वो रख दी। तो उस रैली में मैं एक ट्रक भर के लेके गया, बालकों का स्टूडेंट टाइप थे। और वहाँ इतनी भीड़ थी कि हम पैदल उतर के उस भीड़ में गए। और लोग बात कर रहे थे कि मुझे पता था चौधरी देवीलाल मुझसे पूछेंगे जाती तो क्यों ने पहले ही सीआईडी लेके सारी भीड़ की मैं ऊपर ही बता दूंगा। तो मैंने बात करी। लोग बोले बंसीलाल का जलसा बहुत छोटा रहा है, ये तो बंसीलाल जी के जलसे से 5 गुना बड़ा है। आम लोग बात करने लगे। तो मैंने ऊपर जाके स्टेज के उनके पैरों के हाथ कहा मैं जी मैं रिपोर्ट ले आया। बोले आप क्या कहते हैं लोग? मैंने कहा जी बंसीलाल जी ने जो जलसा किया है ना, इससे 10 दिन पहले उससे ये 5 गुना बड़ा जलसा बता रहे। क्या बता कौन बता? मैं जी जो नौजवान तो ये बात करते थे, बुढ़े अलग बात करते थे। जो आप कहते हो ना भी बुढ़े मर बच जाना, मैं तेरे को 100 रुपये महीने की पेंशन दूंगा, वो बात चल रही थी। हाँ, बहुत बात चलती। तो बुजुर्ग लोग अलग से डिस्कस करते थे। जवान, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे सब एक ही बात कर रहे थे कि चौधरी देवीलाल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब कितने बड़े थे उस समय? 86। अब लगा लो मेरा 69 का बर्थ है। ठीक ठाक थे? हाँ, ठीक ठाक। मतलब मैं एक चौधरी देवीलाल की जो भी न्यूज़ आती थी अखबारों में,
उसको मैं कटिंग करता था उस न्यूज़ की। फिर जब भी वो गांव आते थे मैं उनको पढ़ाता था, मैं जी ये खबर आपकी है। वो बड़े खुश होते थे, मेरे से लगाव भी करने लगे। फिर चौधरी देवीलाल ने ये कहा भी अब तू मेरे साथ परमानेंट रहेगा। अच्छा। मैं चोर साहब की गाड़ी में चलाता था, ड्राइवर का काम, गनमैन का काम और बुनियादी वाला काम भी मैं करता था। तो उसके बाद में मैं परमानेंट साथ रहने लग गया। करते करते वो न्याय युद्ध ऐसा चला, तूफान आ गया। तूफान हो गया। तो उसमें टिकटें बंटी, उस चीज़ में मैं नहीं जाऊंगा किसकी कटी या किसको टिकट मिली, और वो हो गया। तो उस टाइम हेमरती नंदन बहुगुणा थे। टिकटें बांटने में तब ओम प्रकाश जी का ज्यादा नहीं, मैं आपको सारी बताता हूँ। उस टाइम सिंबल का चक्कर आ गया। हाँ। एक लोकदल बहुगुणा बन गया, एक लोकदल अजीत बन गया। जो अजीत सिंह जो देवीलाल जी से दूर हो चुके, टूट गई पार्टी। उसके बाद में बहुगुणा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये इसमें कर्पूरी ठाकुर ये सब लोग अलग थे, जो देवीलाल और ये एक अलग टाइप की पार्टी बनी। सिंबल की लड़ाई हुई। जो देवीलाल इस पार्टी ने ये मांगा भी सिंबल हमारे को बैलों की जोड़ी मिलनी चाहिए। अच्छा। तो अजीत सिंह जी की पार्टी को मान्यता नहीं मिली, इस जो लोकदल बहुगुणा थी इसको परमानेंट मान्यता मिल गई, वो सिंबल मिल गया। सिंबल भी मिल गया, बैलों की जोड़ी। बैलों की जोड़ी। और टिकट शुरुआत होती है जी। बहुगुणा जी ने ये कहा कि लोग गए उनके पास टिकटों के लिए, कर्पूरी जी ठाकुर से भी अप्रोच करे, तो उन्होंने हाथ जोड़ के लोगों से कहा कि भाई आप टिकट की बात कर रहे हो, मैं खुद जाके मांगू तो मेरी टिकट नहीं है वहाँ। सब कुछ उन्होंने फ्री हैंड देवीलाल जी कर रहे हैं। जो हरियाणा में जो भी डिसीजन है, बहुगुणा जी ने जींद एक कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, बहुगुणा जी ने कर्पूरी ठाकुर ने स्टेज पे ये कहा कि हमारे पास टिकटों के लिए मत आना, जितने भी कार्यकर्ता बैठे हो जी, जो कुछ करना है तो देवीलाल जी ने फैसला करना है। हमारे पास अगर टिकटों के लिए आप चंडीगढ़ आओगे, सॉरी दिल्ली आओगे या मेरे से मिलोगे तो वो टाइम खराब करने वाली बात है। वो सारी टिकटें जो देवीलाल जी ने बांटी। देखो चौटाला साहब का भी था, पर ये अपने जो रणजीत जी इनका भी था। हाँ, इनका भी था। उस टाइम तो ग्रुप बन गए थे ना, ग्रुप बन गए थे। तो रणजीत सिंह को रोड़ी से तो देवीलाल ने टिकट काट दी, बोले नहीं दूंगा परिवार में। और वो टिकट जो देवीलाल के बड़े भाई चौधरी साहब राम जी से उनकी अप्रोच से टिकट दी। अच्छा। उनको जो साहब राम को जो रणजीत सिंह ने उनको ब्रीफ करके सारी उनसे सेटिंग कर ली, बिताओ जी मेरा भी ये करवाओ टिकट, मेरे को तो आपके कहने से टिकट मिलेगी। तो रणजीत सिंह ने अलग भी बहुत ट्राई कर ली, तो देवीलाल ने मना कर दिया। अच्छा, मैं नहीं दूंगा। हाँ, नहीं दूंगा रणजीत सिंह को। तो बोले जी बड़ी मेहनत करिए, बोले मेहनत सारा हरियाणा ही करने लग रहे, इसकी अकेली कोई मेहनत नहीं चलेगी। तो फिर चोर साहब को कह के टिकट दिला देते हैं चोर रणजीत सिंह को, और चोर साहब राम अपनी बेटी के पास करनाल चले जाते हैं। करनाल उनकी डेथ हो जाती है चलते इलेक्शन। हाँ, टिकट दिलाने के बाद में, और इलेक्शन का कैंपेन शुरू हो गया था। उस 87 वाला राज तो वो देख ही नहीं पाए, नहीं देख पाए, उनकी डेथ होगी। और हम उस टाइम हरियाणा भवन में दिल्ली रुके हुए थे। तो चोर साहब को पता लगा जैसे ही कि बड़े भाई की डेथ होगी, तो फिर सारे प्रोग्राम कैंसिल करके उनके संस्कार पर आए। भाई के बड़े रोए चौधरी देवीलाल, आंखों में पानी आ गया उनके। मैंने कभी आंखों में पानी नहीं देखा उस आदमी के। रोते नहीं थे आमतौर पर, बिल्कुल ही नहीं, आंखों में पानी मैंने नहीं देखा। पहली बार मैंने मेरी जिंदगी में उनकी आंखों में पानी देखा। अभी मेरा भाई नहीं रहा। और फिर चोर साहब जाते जाते सारे जलसे करके चले जाते हैं। हर हलके में डबवाली से शुरू किया, फिर रोड़ी हल्का आ गया। लोगों ने एक दिन में जो देवीलाल को चंदा, एक वोट एक नारा था, एक वोट भी दो, एक नोट भी दो। 10 लाख से कम किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में चंदा नहीं, उससे ज्यादा दिया लोगों ने। उसमें 10 लाख बड़ी रकम, बहुत बड़ी रकम थी। जो देवीलाल ने वो सारे के सारे ही रुपये जो कैंडिडेट होता था उनको कहते हैं, हाँ कमेटी बनाओ। आज तक मैंने मेरी जिंदगी में चौधरी देवीलाल को माड़ा घर लाते हुए नहीं देखा। हालांकि उनकी माड़ा वगैरह मैं ही रखता था। अच्छा, बांट देते थे वो? बांटते थे वहीं स्टेज पर ही, मतलब किसी प्रकार मोह नहीं रखते थे पैसे से? पैसे से जो देवीलाल को एक एलर्जी समझ लो नोटों से। अच्छा जी। हाँ, कभी हाथ नहीं लगाते पैसे के। जैसे माड़ा डली 10 लाख की, जैसे मनीराम जी को लड़ाई, मेरे गांव के ही है, MLA की टिकट दी। तो मनीराम जी का इलेक्शन शुरू चौटाला गांव से करते करते इतना पैसा आ गया कि 10 लाख से ऊपर था।
तो वो बुला के उनको स्टेज पर कि कहाँ है मनीराम जो कैंडिडेट है यहाँ से, बोले जी मैं खड़ा, बोले पैसे लो भाई। और सारे कार्यकर्ता जो मेन होते थे उनको बुला के कहते थे जाओ इलेक्शन लड़ो, और लोगों को एक नोट और एक वोट का और भी कहना, कोई कमी रह जाएगी पैसे की पूरे कर देंगे लोग। और फिर रोड इधर सब जगह जाते जाते इतना पैसा आता था। फिर चौधरी देवीलाल ने एक स्टेटमेंट दी जलसों में, भाषण में अक्सर कहा करते, करे मेरी तो टाटा बिरला से भी ज़्यादा आमदनी है। अच्छा, मुझे लोग लाखों रुपए देते हैं, और कभी नहीं कोई कहता ना लपेट के कुछ चंदा देना, नहीं, ओपन दो मुझे स्टेज पर। वो पैसा स्टेज पे आता था, स्टेज से ही वो माला सारी इकट्ठी करके मेरे हाथ में आती थी। फिर चो साहब कहते ये सारी इन्हीं को दे दे, कौन है कैंडिडेट। इतनी भीड़ होती थी कि आम आदमी मिल ही नहीं पाते थे। कैंडिडेट का भी भाषण लोग रुका देते थे, बिठा दो, और सिर्फ चौधरी वन मैन शो। मतलब 87 की जो लहर थी केवल वो इकलौते नायक थे सिर्फ अकेले, और वो पैसा बांटते चले गए। और फिर देखो जो देवीलाल इतने, क्या हुआ कि अजीत सिंह और कुंभाराम जी आर्य रोहतक मेना रेस्टोरेंट में रुके हुए थे। अच्छा, और जो देवीलाल ने अपने मेम हल्के में एक रोड शो के लिए जा रहे थे लास्ट टाइम से पहले, थोड़ा 1-2 दिन फिर प्रचार बंद होना था। चलते चलते तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होगी चौधरी साहब की, गला बैठ गया, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा होगा। तो बोले वापस टर्न करो, विजय रथ था, टर्न करके हम रोहतक मेना रेस्टोरेंट में। उस टाइम मेना रेस्टोरेंट से चौधरी अजीत सिंह और कुंभाराम आर्य जी आ रहे थे बाहर, चौधरी साहब एंट्री करते। कुंभाराम जी ने हाथ मिलाने की कोशिश करी, उनसे हाथ मिलाया ना, अजीत सिंह ने नमस्ते नहीं करी, पर उन्होंने हाथ झटक दिया यूं कुंभाराम का। वो वहाँ इसलिए थे कि चौधरी चरण सिंह की धर्मपत्नी गायत्री जी, वो रोहतक से डॉक्टर हरद्वारी लाल के मुकाबले भी इलेक्शन लड़ी थी, और उनको बहुत थम्पिंग मेजोरिटी से हराया गायत्री देवी जी, इसको, इनकी धर्मपत्नी को। फिर वहाँ से चौधरी साहब की तबीयत और खराब हो जाती है। फिर हम देखते हैं दिल्ली एक डॉक्टर थे जेके जैन, जो बीजेपी के थे, उनको बाद में राज्यसभा में लेके आए। अच्छा, उनके हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया। तो वहाँ ज़्यादा तबीयत खराब थी, अब किसको कहें क्या करें। मैं तो उस टाइम इतने वो भाव ही नहीं जानता। मैं उनका गनमैन था, उनके नाम एक लाइसेंस की थी 30 कार्बाइन की राइफल, वो मैं रखता था मेरे पास। अच्छा, आप भर्ती करा दिए थे? नहीं, उस टाइम भर्ती नहीं हुआ ना, भर्ती अभी सरकार नहीं बनी ना। अच्छा, उनकी राइफल आप रखते थे? जो देवीलाल जी की राइफल थी वो मैं मेरे हाथ में रखता था। तो वहाँ हो गया, और गिनती शुरू होगी। तो सबको कुछ पता नहीं था, अभी कोई टीवी भी है मेरे सामने, वो लेटे हुए थे, तबीयत खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी। मैं उनके पैर दबा देता था, ज्यादा भीड़ होती थी, मैं गेट के ऊपर खड़ा था, मैं किसी को नहीं मिलने दूंगा। डॉक्टर ने भी कहा आप किसी से मत मिलने देना। और मेरे ख्याल में 17 जून को, पता नहीं जिस दिन वोटिंग की शुरुआत हुई, तो एकदम जैसे रेडियो से सुन रहे थे, तो देवीलाल 10 स्थानों पर आगे, लोक दल 15 पर आगे। अच्छा, तब रेडियो ही थे? रेडियो थे, मैं आराम से बैठ जाऊं, कोई दिक्कत। तो वो रेडियो पे न्यूज आने लगी, मेरे को बड़ी मतलब खुशी हुई। मैंने कहा चौधरी साहब को तो जाऊं, वो बोले ना, आंखें मीच करके सोए हुए थे। और जी कोई 3-4 घंटे के बाद में डीजीपी भी, चीफ सेक्रेटरी भी, आईएएस आईपीएस अफसरों का झुंड खड़ा हो गया चारों तरफ। वहाँ गाड़ियाँ लगी, मैं देख के चकित रह गया। हाँ, तो एक कोई आए आईपीएस अफसर थे, बोले मैं एसपी सिक्योरिटी हूँ, कि अब ये ड्यूटी हमारी है, आप बताओ चौधरी साहब से क्या मिलने जुलने कोई। मैं कहा जी अभी किसी से नहीं मिलना है, वो मिलेंगे नहीं, आप अंदर नहीं। मैंने काफला कुफला देखी, मैं तो दंग रह गया। और टेलीविजन, इसमें रेडियो में ये भी हो गया कि अगले मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल होंगे, लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों ने कहा, जो सूत्र होते हैं पत्रकारों के, वो चलने लगी न्यूज। और सारा इलेक्शन की फंडिंग चौधरी देवीलाल ने ओपन करके 50,000 रुपये बच गए। जैसे 40 सीटों पर डिक्लेयर हुआ, ये हो गया भी चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मैंने जी बंगाली मार्केट से 50,000 के लड्डू ले आके बंटवा दिए। अच्छा, पैसा पैसा हमारे पास भी नहीं। उसके बाद में चौटाला साहब आते हैं सबसे पहले, हाँ, जैन हॉस्पिटल में, जेके जैन के। वो कुछ शरारत थी जेके जैन की। अच्छा, वो था कि भी चौधरी देवीलाल स्वस्थ हो गए, यहीं से ओथ ले मेरे हॉस्पिटल से। अच्छा, ये सीएम की मर्जी है, वो कहीं भी ओथ ले सकता है जी। जो चौबे बंसीलाल ने दिल्ली में ली थी। हाँ, दिल्ली में ली थी। तो क्या हुआ था कि इस गेम का चौटाला साहब को पता लगा। चौटाला साहब ने उसी टाइम एम्बुलेंस अलग से मंगवा के, और पंत हॉस्पिटल है
वहाँ जगह एडमिट करवा दिया। और वहाँ मेरे याद है वो डॉक्टर खलीलुल्लाह थे जो डायरेक्टर थे, हाँ, उन्होंने फिर इलाज किया तो सब ठीक हुए। 2-3 रोज के बाद में फिर उन्होंने मुबारकबादी दी, आप तो अगले चीफ मिनिस्टर हो। बोले अभी ओत तो नहीं ली, और वो ठीक ठाक हो गए। उनको एक अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया, हाँ, मैं वहीं साथ थी। फिर तो देखो जो साहब को ने पूछा डॉक्टर से भी, मैं लोगों से मिल सकता हूँ? बोले जी आप मिलिए आप लोगों से। तो उनको वो कपड़े पहना दिए और बेड पर ही उसको स्टैंड से थोड़ा करा करके, आधे लेटे हुए आधे यूं बैठे हुए से होता है यूं बेड पे। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के सारे पॉलिटिशियन, स्वाभाविक। टाइम ही नहीं था किसी के पास, इतनी भीड़ होगी बहुगुना। और ये सब लोग आ गए, यानी जेल सिंह आए, जो भजन लाल भी मिलने के लिए आए। अच्छा, और फिर जो मेले टिकट जो जीत के आ रहे थे ना, बंसीलाल जी नहीं आए? ना जो बंसीलाल नहीं आए। तो उसके बाद में क्या हुआ कि एक मैसेज दे दिया पार्टी की तरफ से, विधायक दल की मीटिंग होगी हरियाणा भवन में, हाँ, डेट डिक्लेयर कर दी। और जीते हुए एमएलए कोई सब हजूम का हजूम हो गया। 85 तो एमएलए ही थे। हाँ, तो फिर वो बहुगुणा जी आते हैं, यानी जेल सिंह, एनटीआर, रामकृष्ण हेगड़े, ये सब लोग मिलके जा रहे हैं। फिर बहुगुणा जी आते हैं और बहुगुणा जी ने चोर साहब से पूछा, चोर साहब वो के कब ले रहे हो आप? हाँ, मजाक के ले। बोले पहले मैं गवर्नर के पीछे भागता था, अब गवर्नर को ही भागने दो मेरे पीछे। और वो विधायक दल की मीटिंग हुई, उसमें लीडर इलेक्ट की फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी थी। हाँ, तो उसमें ड्यूटी लगी शरद यादव की, इनकी चौटाला साहब भी वहीं थे। और इनको एक बहुमत से इकट्ठा ही कह दिया चौधरी देवीलाल लीडर इलेक्ट हो गए। फिर गवर्नर की चिट्ठी आने लगी। उस टाइम चौधरी देवीलाल को खड़े होने में दिक्कत हो रही थी थोड़ी। अच्छा, बोले मैं 2 ठीक दिन नहीं था। हाँ आराम करूंगा। तो ये डॉक्टर एडवाइस पर चले। फिर ओथ कहाँ हुई? हरियाणा भवन के अंदर हुई। इतनी भीड़, इतना भीड़ भड़ाका और इतना मार के पब्लिक होगी कि फिर वो जो स्टेज था जहाँ ओथ लेनी थी, वो स्टेज ही अस्त व्यस्त हो गया। अच्छा, गुलदस्ते सब उड़ा दिए लोगों ने। फिर लास्ट में हरियाणा भवन में एक तो होता है गवर्नर सूट, एक होता है सीएम सूट। हाँ, तो गवर्नर सूट में जाके चोर साहब को पूरे घेरे से ले जाके अंदर अंदर दिलानी पड़ी। अंदर रूम के अंदर। हाँ। जो देवीलाल उस चीज के खिलाफ थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि आप उस भीड़ को कैसे करोगे। लोगों में उत्साह था। फिर 5 मिनिस्टर बना दिए उन्होंने साथ अपने कैबिनेट के। शपथ लेके फिर आते हैं हॉस्पिटल में। फिर ये जो 5 उनके नारे थे उसी दिन से लिख के कह दिया। एक तो वो बुढ़ापा पेंशन, बिजली पानी का जो भी सिस्टम थे, 5 नारे थे, 5 वहीं कर दिया। फिर दैनिक ट्रिब्यून में तौबोने आए कि तो 5 दिन में ही कर दिए, बाकी 5 साल किए करेगा। हाँ। तो सब वो बड़े सुनते थे ऐसे। अच्छा। फिर उसके बाद में अखबार को रोजाना पढ़ना। हाँ, रोजाना मेरा ड्यूटी होती थी उस टाइम। मैं पढ़ाता था सारे अखबार, चाहे पक्ष की न्यूज है चाहे खिलाफ न्यूज है, वो पढ़वाते थे मुझे। जैसे बिठा लिया अखबार पढ़ दूं। तो उसके बाद में मैंने यही सोचा भी तो सारा सरकारी सिस्टम हो गया, फिर मेरी क्या ड्यूटी रहेगी। हाँ। मुझे कुछ पता ही नहीं।